नमस्कार। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं कि भारत में अंग्रेज अब आ चुके हैं, उसमें से हमने देखा था थॉमस रो तक। एक बार हम लोग फिर से उसका रिवीजन करेंगे, उसके पश्चात आगे बढ़ेंगे। ठीक है। हम लोगों ने कल पढ़ा था 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचरर्स एक ग्रुप था, मतलब साहसिक व्यापारियों का एक समूह था, जिसने एक कंपनी बनाई थी जिसका नाम था द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज है। इस कंपनी ने एक प्रस्ताव बना के क्या, एक प्रस्ताव बनाया और प्रिवी काउंसिल के पास 1599 ईस्वी में भेजा। तो जब पहली बार इन्होंने भेजा प्रिवी काउंसिल ने इस प्रस्ताव को नहीं स्वीकार किया, मतलब इसे फेल कर दिया। दूसरी बार फिर से एक साल के बाद यानी 1600 ईस्वी में प्रिवी काउंसिल को फिर से एडवेंचरस ग्रुप्स ने फिर से एक जो है प्रस्ताव भेजा। इस बार महारानी एलिजाबेथ ने इसको स्वीकार कर लिया। स्वीकार करने के पश्चात 15 वर्षों के लिए इनको अधिकार दे दिया गया कि जाओ तुम जी लो अपनी जिंदगी। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे फिर तत्कालीन जो शासक था उसका नाम था जेम्स प्रथम ने कैप्टन हॉकिंस को अपना दूत बनाकर भारत में भेजता है। कैप्टन हॉकिंस 1508 ईस्वी में भारत में आता है। 1508 ईस्वी में जब वो भारत आता है तो उसे जहांगीर से मुलाकात उसकी करवाई जाती है। जहांगीर तत्कालीन समय में यानी उस समय में आगरा में रहता था। आगरा में इसकी मुलाकात होती है और ये अंग्रेजी में बोलता है। अंग्रेजी उसको समझ नहीं आती है तो इसने फारसी मुझसे बात की, क्योंकि इसको फारसी भी आती थी। फारसी भाषा में बात करने से उसे लगा ये तो अपना ही है यार, क्योंकि इसको भी तो फारसी आ रही है। भाषा एक ऐसी चीज है जो किसी गैर से भी मोहब्बत करवा देती है। जब आप किसी अन्य मुल्क में होते हैं, तो जब आप अमेरिका में होते हैं या कहीं अन्य देशों में होते हैं, तो किसी भी धर्म का कोई व्यक्ति मिल जाए वो अपना ही लगता है। भले ही यहाँ भारत में होके आप नफरत कर सकते हैं। नफरत पे मुझे एक बात याद आ गई। अभी हाल में सरकार ने वक्फ कानून बिल लाया। वह बिल सही है गलत है मैं उस पर नहीं जाना चाहता। हर व्यक्ति की अपनी अपनी मान्यताएं हैं, सरकार के अपने तर्क हैं और हद तक शायद सरकार सही भी है, क्योंकि अगर जिस उद्देश्य के लिए जो संस्था बनी है उस उद्देश्य का अगर पालन नहीं हो पा रहा है तो उसमें निश्चित तौर पर परिवर्तन होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि उस मुद्दे को लेकर भारत में एक स्टेट है पश्चिम बंगाल, जहां पे इतनी तेजी से एक जिला है पश्चिम बंगाल का मुर्शिदाबाद बांग्लादेश से एकदम सटा हुआ है, जो थोड़ा संवेदनशील जिला है। तो निश्चित तौर पे मैं ये नहीं कहता सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, बल्कि केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी होती है कि ऐसे संवेदनशील जिलों पे पुलिस फोर्स की ज्यादा उपलब्धता होनी चाहिए। परिणाम यह हुआ कि वहां पे उन्मादी भीड़ ने हिंसात्मक आंदोलन अपनाया, जिसका परिणाम यह हुआ कि एक एजाज नाम के व्यक्ति की हत्या हो गई। दूसरा चंदन और हरगोविंद दास, दो ऐसे व्यक्ति थे जो, ये दोनों व्यक्ति ऐसे थे कि ये मूर्ति बनाते थे। इन दोनों को उन्मादी भीड़ ने घर में घुसकर हत्या कर दी। समझ में नहीं आता किसी एक व्यक्ति की जान इस देश में अभी भी इतनी सस्ती क्यों है। सरकारें ये कहती हैं, जैसे तत्कालीन अभी की जो स्टेट गवर्नमेंट है पश्चिम बंगाल की, वो कहती है कि विपक्षी दलों का यह सब किया। अरे भाई तुम कर क्या रहे हो? तुम में इतनी साहस नहीं है? कोई भी चाहे विपक्षी हो चाहे पक्ष का हो, वह अगर कोई ऐसे कुकृत्य कर रहा है तो उसके खिलाफ आप कानूनी कार्यवाही क्यों नहीं करते? आप करिए कानूनी कार्यवाही, उनको कड़ी से कड़ी सजा दीजिए और स्थिति को नियंत्रित करिए। अगर आपसे नहीं होता है तो आप केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखिए, केंद्र सरकार राष्ट्रपति शासन लगाए। और मुझे लगता है कि केंद्र सरकार की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है जितनी कि राज्य सरकार की। राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर भारत में अमनोच्चैन कायम करें। इस तरह से कब तक आप लोग अपनी पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए देश में दंगे फसाद करते करवाते रहेंगे। मैं नहीं कहता हूं कि आप लोग, अब जिम्मेदारियां आपकी हैं तो आपको संभालना पड़ेगा। थोड़ी राजनीतिक उत्कंठा से ऊपर उठकर
देश हित यानी जब लोग ही नहीं रहेंगे तो देश कैसे बचेगा। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी धर्म का हो, किसी जाति का हो, अगर वो अभी देश के खिलाफ कुछ भी ऐसी गतिविधियों में पाया जाए तो उसको कठोर से कठोर सजा देने का प्रावधान करें। तो मैं कह रहा था, अब चूंकि हाकिन्स की बात आई इसलिए मैंने बता दिया, हाकिन्स जब यहाँ आता है, जहांगीर से मिलता है, वो उससे फारसी में बात करता है। फारसी में बात करता है, जहांगीर अति प्रसन्न होता है, प्रसन्न होकर उसे 400 का मनसब और इंग्लिश खां की उपाधि देता है, जिसका परिणाम यह होता है कि वह उसके दरबार में कुछ समय तक रुक जाता है। उसने एक अनुमति प्राप्त करी कि हमें जो है अपनी कंपनी खोलनी है, मुझे उसका अधिकार दिया जाए। उसने अस्थायी तौर पर गुजरात में तो कंपनी स्टार्ट करा, लेकिन स्थायी तौर पे उसकी अंग्रेजों की जो पहली कंपनी थी 1611 ईस्वी में मछलीपत्तनम में खोली गई, और जो दूसरी प्रमुख कंपनी थी वह 1513 ईस्वी में सूरत में खोली गई, दूसरी अस्थाई। पहली अगर पूछा जाए पहली कंपनी, तो अगर ठीक ये कहें तो 1508 में अस्थाई थी, तो अस्थाई अगर है तो सूरत में ही थी, लेकिन स्थायी कंपनी जो है वो 1613 में खोली गई। दूसरा जेम्स ने फिर दूसरा अपना एक दूत भेजता है, उसका नाम था टॉमस रो। टॉमस रो 1515 ईस्वी में आता है। एक घटना मैंने और जिक्र किया था कि 1511 ईस्वी में स्वाली का एक युद्ध हुआ, जिसमें पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें पुर्तगाली बेड़ों को पूरी तरीके से खत्म करके, और खत्म करने वाला कौन था व्यक्ति? थॉमस बेस्ट, कैप्टन थॉमस बेस्ट उसका नाम था। उसने पुर्तगालियों को हराया। स्वाली कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। इसी क्रम में 1632 ईस्वी में 1632 ईस्वी में 1632 ईस्वी में 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का जो शासक था उसका नाम था अब्दुल्ला शाह। इसे मिटाते हैं। गोलकुंडा का जो शासक था, हम लोग जितना कल पढ़े थे उसको हमने रिवीजन कर लिया, उसके आगे हम लोग देखते हैं। 1632 ईस्वी में 1632 ईस्वी में गोलकुंडा का शासक का अब्दुल्ला शाह से सुनहरा फरमान का मतलब क्या होता है? व्यापारिक पत्र प्राप्त होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसका परिणाम यह होता है कि दो फैक्ट्रियां इन्होंने पुनः स्थापित करते हैं। एक बालासोर में, दूसरी कहां? हरिपुरा। ये कहां है? उड़ीसा में। ये कहां है? गुजरात। ठीक है। यहाँ पे दो कंपनियां स्थापित करता है ये अगेन से। उसके बाद 1539 ईस्वी में फ्रांसिस डे नामक अंग्रेज ने मद्रास को पट्टे पर ले लेता है। पट्टे मतलब किराए पे ले लेता है, और वहां पे फोर्ट सेंट जॉर्ज या सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना करता है। सेंट जॉर्ज फोर्ट की स्थापना करता है। यह घटना अंग्रेजों को पूर्वी दक्षिण भारत में स्थायी होने में मदद करती है। अब वो स्थायी तौर पे रुकना प्रारंभ कर दिए। 1651 ईस्वी में हिजमैन नामक एक अंग्रेज था, जिसने हुगली में एक कोठी बनाने की कोशिश की और बना भी लेता है। 1661 ईस्वी में एक घटना घटती है, आप सब जानते हैं, कैथरीन का तो नाम सुना होगा। कैथरीन कौन थी? पुर्तगाल की राजकुमारी। तो उनका पूरा नाम क्या है? कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा है। कैथरीन ऑफ ब्रेगांजा का विवाह जो है चार्ल्स द्वितीय कौन?
चार्ल्स कौन, तत्कालीन वहां का शासक था इंग्लैंड का, उससे विवाह हो जाता है। विवाह का परिणाम यह होता है कि बंबई को अब दहेज में दे दिया। थोड़ी 2 मिनट के लिए हम लोग बंबई को थोड़ा समझेंगे। मुझे एक बात नहीं समझ आती, अभी आजकल एक चर्चा हो रही है बहुत ज्यादा भारत में, राष्ट्र मतलब ये हमारे शान है, हमारे वो शान है ना, तमाम शासकों के बारे में। जब बंबई को 1661 में पुर्तगाली अपने जीजा अंग्रेजों को बंबई दहेज में दे रहे थे, बंबई दहेज में दे रहे थे, तो कोई शासक क्यों नहीं बोला भारत में? सब वैसे मजे से पड़े थे। मैं किसी शासक की शक्ति पे शक नहीं कर रहा हूं, संदेह नहीं कर रहा हूं, बल्कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तमाम ऐसे राज्य बटे हुए थे जो तत्कालीन शासक थे, उन्हें सिर्फ अपने राज्य की पड़ी हुई थी। आज जैसा भारत नहीं था, आज जैसा भारत नहीं था, आज जैसा भारत नहीं था। तो कहने का तात्पर्य है कि उनकी सूरवीरता में कोई कमी नहीं थी, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन उनकी सूरवीरता को लेकर आप किसी व्यक्ति की हत्या कर दें, किसी व्यक्ति को बुरा भला बोले, यह भी तो सही नहीं है। निश्चित तौर पर हमें यह समझना होगा आज का जो भारत है उसे कैसे हम शांतपूर्ण भारत बनाए, विकसित भारत बनाए। विश्व गुरु की जो संकल्पना तत्काल वर्तमान सरकार ने अपनाया है, उस दिशा में हम कैसे अग्रसर बने। हम सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि इस देश को कैसे आगे बढ़ाएं। हमें एक दूसरे को जाति के आधार पे, धर्म के आधार पे, नस्ल के आधार पे, रंग के आधार पे, जन्म क्षेत्र के आधार पे अगर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, विभेदीकरण कर रहे हैं या गालियां बरसा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर सही नहीं है। हमें समझना होगा कि ठीक है, जैसा भी हमारा इतिहास था बेहतर तो था। उस बेहतर इतिहास, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति आपसे असहमति व्यक्त कर रहा है, तो निश्चित तौर पे आप उसे मारने और गालियां बरसाने की जरूरत नहीं, बल्कि उस पर बैठकर साक्ष्यों के आधार पे, तथ्यों के आधार पे उससे बात करें, न कि आप दुश्मनी ले लें। क्योंकि इस तरह से अगर हम उससे मारने काटने पुतारू हो जाएंगे तो निश्चित तौर पर इस देश का भला नहीं होने वाला। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज इस देश को खूबसूरत बनाएं, शांति का। गौतम बुद्धा ने जो शांति का पैगाम दिया, हिंसा का पैगाम दिया, वो भी थोड़ा उस पर ध्यान दें। जिस राम का नाम लेकर जो सर्वदा एक राजा होते हुए भी अपनी प्रजा के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाले थे, समाज में आदर्शवाद स्थापित करने वाले राम, उनका नाम लेकर आप किसी की अगर हत्या करें तो निश्चित तौर पर सही नहीं। वह ऐसा ही होगा जैसे किसी अन्य समुदाय के लोग अल्लाह अकबर करके हत्याएं कर देते हैं, है ना। तो आप कृपा करके अपनी अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए इस देश को शांतिपूर्ण, सौहार्दतापूर्ण स्थापित करें, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि बंबई का जो प्राचीन नाम है वो क्या था? बाम बाहिया, एक वर्ड है बाम बाहिया, थोड़ा समझना जरूरी है। बम्बहिया, बम्बई का प्राचीन नाम बम बहिया, बहिया, इसका मतलब होता है अच्छी खाड़ी, अच्छी खाड़ी। लेकिन सवाल यही, एक जनजाति है महाराष्ट्र में, जनजाति कौन सी है? वो कोली जनजाति, कोली जनजाति। कोली जनजातियों की जो कुल देवी हैं उनका नाम है मुंबा देवी। मुंबा, मुंबा, जैसे हम लोग अंबा देवी उत्तर भारत में है, वैसे उनकी देवी है मुंबा देवी, मुंबा, मुंबा। और आई, आई एक वर्ड होता है वहां पे महाराष्ट्र में, मराठी भाषा में आई का मतलब माँ होता है, तो मुंबई, मुंबा आई, तो ये दोनों वर्ड मिलके मुंबई बन गया। क्या बन गया? मुंबई, मुंबई। लेकिन तब
मुंबई नहीं बल्कि बम्बई होता था। क्या होता था? बम्बई है, बम्बई नगरिया, तू देख बबुआ, बम्बई। ठीक है, तो बम्बई, लेकिन 1995 में शिवसेना ने शिवसेना ने इसका नाम बदल कर क्या कर दिया? मुंबई, जो असली नाम था इसका। अंग्रेज इसको, पुर्तगाली और अंग्रेज इसको बॉम्बे बोलते थे, बॉम्बे, बॉम्बे। कौन बोलता था? पुर्तगाली एवं अंग्रेज, अंग्रेज, अंग्रेज। मेरा सिर्फ इतना कहने का तात्पर्य यह था, ये बताने के पीछे, कि जब मुंबई को अंग्रेज जो पुर्तगाली जो अंग्रेजों को दहेज में दे रहे थे, तो कोई भारतीय शासक संभवतः विरोध नहीं किया और बड़े आसानी से इन्होंने दे दिया कि ले जाओ जीजा जी, आप आराम से मजे कीजिए। और अब जेम्स जो चार्ल्स द्वितीय था, अब चार्ल्स द्वितीय क्या किया? अब वो तो यहाँ रहने वाला नहीं था, इंडिया में, भारत में तो रहने वाला था नहीं वो। चार्ल्स द्वितीय भारत में रहने वाला नहीं था, तो क्या किया उसने? उसने 10 पाउंड वार्षिक रेंट पे, 10 पाउंड वार्षिक रेंट जो है पर इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को, EIC को दे दिया कि तुम जो है 10 पाउंड जो है वार्षिक मुझे देते रहना, है ना, और तुम इस पे मजे करो। मैं जो है वापस से जा रहा हूं, इस प्रकार जो है बंबई को जो है भाई लोग देकर चले जाते हैं। ठीक, अब इसके बाद जो है घटना क्या घटती है? 1687 ईस्वी में, 1687 ईस्वी में सूरत के स्थान पर बंबई अंग्रेजों की मुख्य व्यापारिक बस्ती बन गई। पहले सूरत थी, मतलब जब तक इनको दहेज में नहीं मिला था तो ये सूरत को प्रमुख अपनी व्यापारिक बस्ती बसा के रखे थे। लेकिन जैसे ही 1661 में इनको ये मुंबई मिल गई, इनके लिए तो अवसर मिल गया, है ना, उस अवसर का इन्होंने लाभ उठाते हुए अब जो है बंबई को अपना मुख्य व्यापारिक केंद्र स्थान बना लिया। 1669 ईस्वी में सर जॉर्ज ऑक्सजेन के उत्तराधिकारी के रूप में जेरार्ड आंग्रियार ने सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर बना। सूरत का प्रेसिडेंट और बंबई का गवर्नर कौन बना? जेराल्ड आंगियार, है ना। जेराल्ड आंगियार को क्या बनाया गया? अंग्रेजों को बंबई दहेज में मिल जाने के परिणाम क्या होता है? जेराल्ड आंगियार नामक जो है एक व्यक्ति था जिसने बंबई को सुदृढ़ एवं व्यवस्थित किया, जिसके कारण उसे मुंबई का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। मुझे अब यह आप पे मैं छोड़ता हूं कि मुंबई जेराल्ड आंगियार से पहले भी थी और शायद बहुत विकसित भी थी, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे तो ऐसे बहुत सारे बंदरगाह आपको मिलेंगे जो तेजी से काम कर रहे थे। तो बंदरगाहों का होना यह प्रदर्शित करता है कि वहां पर निश्चित तौर पर अच्छा खासा मार्केट तो रहा ही होगा। खैर, यह आपके बुद्धि विवेक पर मैं छोड़ता हूं कि जेराल्ड आंगियार क्या बंबई का वास्तविक संस्थापक सचमुच था। खैर, अगली घटना पर हम लोग देखते हैं। शाह सुजा ने 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापार का अधिकार देता है। इस व्यापार को अधिकार को निशान कहा जाता है। उसने कुछ एक शाही फरमान पत्र जारी किया निशान के तौर पर। उस निशान पत्र को अंग्रेजों ने उसका खूब लाभ उठाया और अंग्रेजों ने अपना मतलब बंगाल में अपना व्यापार कार्यक्रम शुरू कर दिया। अब इसके बाद 1698 ईस्वी में 1698 ईस्वी में 1698 ईस्वी में अजीम उस्सान नामक सूबेदार ने अंग्रेजों को गोविंदपुर, सुतानाती,
सूतानाती सूतानाती कालिकाता, गोविंदपुर सूतानाती कालिकाता नामक दो स्थानों को दे दिया कि ले जाओ, तुम जी लो जिंदगी अपनी, ऐश करो। और जॉब चारनाक नामक एक व्यक्ति था जिसने इन तीनों को मिलाकर क्या बना दिया, कलकत्ता। तो कलकत्ता की स्थापना करने वाला व्यक्ति कौन है, जॉब चारनाक। ये कह सकते हैं क्योंकि इसने जो है गोविंदपुर सूतानाती कालिकाता नामक गांवों को मिलाकर और इनको, अच्छा कुछ समय तक अंग्रेजों ने इसे ऐसा नहीं तुरंत ही बना दिया, इसके पहले जो वहां इसके जो मालिक थे उनको जिम्मेदारियां दी गई थी, बदले में वो लोग क्या करते थे, 1200 रुपए इनको दिए, ठीक है, देते थे, ठीक है। और लेकिन फिर बाद में उन्होंने क्या किया कि नहीं नहीं भाई ये कुछ ऐसा नहीं होगा, हम इसको ठीक ठाक बनाते हैं। इन्होंने ठीक बना के कलकत्ता को जो है बना दिया। किस 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 को जो मिलाकर बनाया, सूतानाती कालिकाता गोविंदपुर, ठीक है। तो बंगाल की जो नींव रखी किसने, यहीं पे एक किला बनाते हैं ये, उस किले का नाम क्या है, विलियम फोर्ट या फोर्ट विलियम, जिसके पहले अध्यक्ष कौन थे, चार्ल्स आयर, पहले प्रेसिडेंट जो थे चार्ल्स आयर थे। इस तरह से हम लोगों ने अंग्रेजों के बारे में आज अध्ययन कर लिया। अब इसके बाद हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी जो है स्थापित हुई है, उसकी व्यापारिक गतिविधियां, उसकी भारत में किस तरह से गतिविधि बढ़ रही है, क्या वह सचमुच व्यापार करने के लिए आई थी या व्यापार के अलावा उसका साम्राज्य स्थापित करने की भी नियति है, इस बारे में हम लोग अब अपना अगले क्लास में समझेंगे। उसके बाद हम लोग फिर पढ़ेंगे फ्रांसीसियों का आगमन। तो मुझे उम्मीद है कि कल हम लोग जो है जो नेक्स्ट क्लास हम लोग लेंगे उसमें फ्रांसीसियों को आगमन और ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को समझते हुए एक ही क्लास में दोनों खत्म कर देंगे। खत्म करने के पश्चात हम लोग आगे ये भी पढ़ेंगे कि अब जो मुगलों की स्थिति है भारत में उस समय कैसी थी, उसके परिणाम क्या क्या हुए, आगे देखेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत।